स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं, जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स एमएलए, एमएलसी जो है गिने गए, लगातार करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहेंगे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कुछ 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो विचुरी रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से पढ़ें। हमारे साबका वजीर, साबका सदर जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर से इस्तेमाल नहीं हुए। मेहनत की, जो जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही रह के इंडिपेंडेंट चार्ज में, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने। फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम, उनमें तो 2 और फॉरेन अफेयर्स, इन 4 में से 3 पे उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से खत्म किया और उसमें भी बार बार उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जिस ओहदे पे वो होंगे उस ओहदे के साथ वो वफा करेंगे। 2014 के इंतखाबात के दौरान प्रणब मुखर्जी साहब सदर थे, यूपीए की हुकूमत में सदर बने। अपने सदारत के दौरान यूपीए की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत में तब्दील हुई, लेकिन शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया।
मुझे तो याद नहीं है कहीं भी बीजेपी की तरफ से या उस वक्त हुकूमत की तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या यूपीए के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे को और राष्ट्रपति भवन को सियासत से पूरी तरह से अलग रखा, जो कि आज के दौर में हम बहुत कम लोगों के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल किया। जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर बस लेके गए, दिल्ली लाहौर बस सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान पर वहां पे हाजिरी देना ये कोई मामूली बात है। फिर सड़क पर खड़े होके कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करे। बार बार जब हालात यहां खराब हुए, उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग, उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहाँ रास्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा फिर बंद किया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम है। आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है, कि हम ना ही मिले तो बेहतर है। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। क्या करें? तारिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस लिया,
लेकिन शायद उसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई और उन्होंने अपनी काबिना के वजीर को फिर नॉमिनेट किया यहाँ की हुकूमत के साथ इस पर बातचीत और डायलॉग शुरू करने के लिए। मरहूम अरुण जेटली साहब, अगर मेरी याददाश्त सही है, उस वक्त लॉ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से वाजपेयी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया यहाँ की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेकर। लेकिन उस वक्त उसके बाद हुकूमत रही नहीं, हालात बदल गए और जो हुआ सो हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर वाजपेयी साहब के जो इरादे थे उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सोमनाथ चैटर्जी साहब वो स्पीकर थे जब मैं हाउस में मेंबर था और मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। न्यूक्लियर बिल को लेके जब लेफ्ट पार्टीज अलायंस छोड़ के चले गए, उस वक्त उनकी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत दबाव था उनके ऊपर कि वो स्पीकरी छोड़ के अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाए। लेकिन बिल्कुल जैसे जावेद साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं हाउस में मौजूद था। उन्होंने यही कहा मैं सीपीएम का स्पीकर नहीं हूं, मैं लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा ये तय करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना रहूं। सीपीएम ये तय नहीं करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना। और उसके बाद वो दोबारा कभी पार्लियामेंट में आए नहीं, इस बात के बावजूद, जैसे हमारे साथी ने हमें याद दिलाया, कांग्रेस उनको सीट देने के लिए तैयार ने कहा था कि आप आइए, जिस भी सीट से आप लड़ना चाहें हम आपको पार्लियामेंट में वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी ने जरूर मेरे साथ रिश्ता तोड़ा होगा, लेकिन मैंने अपना रिश्ता अपनी पार्टी के साथ नहीं तोड़ा है। मैंने जितना वक्त पार्लियामेंट में गुजारना था मैंने गुजारा। एक मिसाल है, आज के दिन में तो हमें बदलने में वक्त नहीं लगता। अभी तो इलेक्शन से निकल के आए हैं। हम में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने आया राम गया राम का सिलसिला नहीं देखा? कोई टिकट मिलने पे दूसरे से नाराज, कोई टिकट ना मिलने पे अपनी पार्टी से नाराज और कहीं और जो है दरवाजे खटखटाने का काम करे। बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं सोमनाथ चैटर्जी साहब की तरह जो अपने असूलों पर कायम रहे। तो शायद ये हमारे लिए एक सबक कि आखिरकार सियासत जो है सो है, असूल बहुत जरूरी है। अब जम्मू कश्मीर को लेके जैसे मैंने कहा, गवर्नर से लेके एमएलए एमएलसी तक इतने सारे नाम और उनमें से कई सारे जिनके साथ मैंने खुद काम किया। अब एक एक का मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस से और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ बिताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। एमएलसी बने, इलेक्शन 2008 में इलेक्शन हुए, मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उस तक नहीं किया, तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली।
मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते थे। आप लोग गवाह हैं। आपके साथ आने के बाद जहां जहां आपने जिम्मेदारी, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, कहीं और, जिस मोर्चे पे खड़े किए वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। शुरुआत भी उनकी वैसी ही रही। वालिद साहब उनके इंजीनियर, बिजनेस से उनका लेना देना था नहीं। एक मारुति के वो सर्विस स्टेशन का उनको गिरधारी लाल डोगरा साहब ने इंतजाम करके दिया, और इसमें भी देवेंद्र कभी भूला नहीं। जम्मू में बहुत सारे वो राउंड अबाउट गोल चक्कर बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक जम्मू में ऐसा गोल चक्कर है जो साल के 12 महीने उसकी घास कटाई होती है, वहां फूल लगे होते हैं, वहां मूर्ति साफ होती है। वो है गिरधारी लाल डोगरा साहब का जो चौक है गांधीनगर के पीछे, क्योंकि उसको संभालने की जिम्मेदारी देवेंद्र ने खुद ली थी। जब उनको वो मिला था वर्कशॉप, बड़े घरों के लोग, बड़े घरों के बेटे जो है अपने आप को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन देवेंद्र ऐसा था, काम सीखने के लिए खुद डांगरियां पहने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आज भी याद करते हैं जब वो गाड़ी वहां लेते थे धोने के लिए, देवेंद्र के हाथ में पाइप, वो खुद गाड़ी धोता था सीखने के लिए कि ये करना कैसे है। तब जाके उसकी इतनी बड़ी मारुति की वो एम्पायर बनी। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत में। बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाती तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का रहा, आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तलखी बातें, अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर देता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैंने बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान और जो बाकी लीडर रहे हैं उनको एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ देवेंद्र का जिक्र किया। एक क्योंकि सिटिंग मेंबर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि व्यक्तिगत जातीय तौर पर मुझे कुछ चीजों का अफसोस है जो अफसोस ही रहेगा। लेकिन इस लिस्ट में 57 जो हमारे सीनियर लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इनमें सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए मिसाल कायम की है। और मैं चाहूंगा कि हम इन बायोडेटास को पढ़ें, उन्हें याद करें और कोशिश करें कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा किया, लोगों की खिदमत की,